विलियन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि ये सॉल्यूशन चैप्टर है आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। अब केवल उससे संबंधित जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं केवल उनको देखेंगे और देख करके उनकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। और आपको भी विशेष ध्यान देना इस चीज़ का कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताते जा रहे हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से बार बार उनको अपने आप रिवीजन कीजिएगा, अपने आप सॉल्व कीजिएगा, तब कहीं आपसे भी बनेंगे। किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले आपका काम होगा क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर ये देखें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर आपके दी हुई है और कौन सी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अगर क्वेश्चन में आपने इतना समझ लिया कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या इसमें दिया है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने ये चीज नहीं समझ पाई तब आप साधारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को 1, 2, 3 जितनी बार आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद कहीं आपको कॉपी में पेन को रखना है। जब इतनी चीज आप समझ जाओगे तो आसानी से आपको बनने लगेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड में 2006 में आया हुआ था और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। और बोर्ड के साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आए हैं, तो आप इसके आधार पर कंपटीशन को भी साथ में लेते चले। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके मैसेज करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, तो हम लोग तुरंत आपका उत्तर मिलेगा। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, आते अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता है। H3PO4 को हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। अगर यही यहाँ पर 4 ना होता, इसकी बजाय H3PO3 कर देता या इसी में H3PO2 कर देता, तो तीनों की ही हम कंडीशन यहां पर लेके चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको H3PO4 दे रहा है, पहले तो हम बात करेंगे केवल इसकी। कैसे सॉल्व करोगे? आपसे कह रहा है नॉर्मलता क्या होगी, ये हो गई आपकी नॉर्मलता, निकालने के लिए कह रहा है। इसके बाद आपका जो इसमें दे रहा है 1 मोलर दे रहा है। अब 1 मोलर का मतलब मोलैरिटी दे रहा है। मोलैरिटी में आपका m बराबर हो जाएगा 1 मोलर। अब आपको n और m में कोई एक रिलेशन होता है जिसको आपको याद रखना है, और आपको पहले बताया भी गया होगा कि n और m में जो रिलेशन होता है वो होता है n इक्वल टू m इंटू x, ये रिलेशन होगा। अब यहां पर ये जो आपका x होता है ये आपका कहलाता है वैलेंस फैक्टर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वैलेंस फैक्टर। अब इस वैलेंस फैक्टर को निकालते कैसे हैं? आप साधारण सी बात समझ लीजिए, ये अम्ल है, अगर आपको यहाँ पर क्षारकता पता चल जाए तो वही उसकी वैलेंस फैक्टर हो जाता है। तो अब H3PO4 में इसकी क्षारकता कितनी होगी? तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्षारकता का मतलब आपने पढ़ा होगा, किसी भी
अम्ल में जितने विस्थापनीय H+ आयन पाए जाते हैं उन्हें उसकी क्षारकता कहते हैं। तो इसमें आप देखिए H3PO4 में 3 विस्थापनीय H+ पाए गए हैं, और 3 विस्थापनीय H+ जब यहां पाए गए हैं तो आप कुछ ना करिए, X की जगह 3 रख दीजिए, तब आप देख लीजिए M दे रहा है आपका 1, X आपने निकाला 3, आंसर आपका आ जाएगा 3 नॉर्मल। अब इस 3 नॉर्मल को आप देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। वहीं आपको अगर H3PO4 ना दिए होता, H3PO2 दिए होता, H3PO3 दिए होता, तब की कंडीशन में आप क्या करोगे कि इसकी संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके H दिखाई दे रहे हैं उतने ही इसकी क्षारकता हो जाएगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। तब की कंडीशन में एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, जितने आपके ऑक्सीजन दिखाई देते जाएं उसी में -1 कर दीजिएगा, आप इसकी और इसकी क्षारकता आपको पता चल जाएगी। यहां पर यदि 3 ऑक्सीजन है, 3 में 1 माइनस कर दोगे तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसकी क्षारकता आपकी -1 करोगे तो 2 - 1 करोगे तो आएगा 1, यानी कि इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी कितनी है आपकी 3 है। तो इस टाइप से, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया हुआ था बोर्ड में, यूपी बोर्ड में। और ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड की, बस फर्क आपका ये है कि आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है। अगर इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर दें तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जो चीज आपको लगे कि नहीं हमें इंग्लिश में भी बताई जाए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपको इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी सीबीएसई वालों को बता देंगे। अब इसके बाद आती है दूसरे वाले क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा से बस ध्यान देना पड़ेगा। एक रूल पढ़ा होगा आपने, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आप लोगों ने साधारण सा पढ़ा होगा, लेकिन इसी का जो दूसरा पहलू है राउल्ट के नियम का, वो वाला इसमें लगेगा। कैसे? कह रहा है कि 2 द्रवों P व Q के वाष्प दाब 80 व 60 mm है, मिलीमीटर। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? अब प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो पहले आप ये देखिए कि यहां पर निकालना क्या है, आपको कुल वाष्प दाब की बात कर रहा है। अब कुल वाष्प दाब निकालना है, तब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ था बोर्ड में। तो आपको निकालना है पी टोटल, मतलब कुल वाष्प दाब आपको फाइंड करना है। अब दिया क्या है आपको, एन दिया है P का और एन दिया है Q का। तब आप पहले ये सोचिए कि ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास होता है क्या? हाँ होता है। कौन सा? PT बराबर हुआ करता है PQ XQ। P यहां पर Q का वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब जो बोला जाता है, और X का मतलब यहां पर Q का मोल प्रभाज है, प्लस P यहां पर क्या दे रहा है, P दे रहा है, तो P इंटू XP। ये आपका Q का दे रहा है, ये आपका P का दे रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, P को पहले ले सकते हो, Q को बाद में भी ले सकते हो। अब आप ये देखिए यहां पर
P का वाष्प दाब भी दे रहा है, Q का वाष्प दाब दे रहा है, तो ये PQ और PP ये वैल्यू आपकी दी गई है। यहां पर XQ और XP आपकी वैल्यू नहीं दी गई है, परंतु उसको निकालने के लिए आपके पास मोल दोनों के ही दे दिए गए हैं। तब की कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि आप XP निकालना चाहते हो, P के मोल, तो आपको XP आपको निकालना है। तो आप ये देखिए, जो P के मोल है उसको आप पहले ऊपर रखिए, ये हो जाएगा 3 बटे, अब यहाँ P और Q दोनों के मोल ले लीजिए, तो यहाँ 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ऐसे ही आप Q के निकालना हो तो आप Q वाले को पहले ऊपर रख दीजिए, 2 बटे, अब नीचे आपके दोनों वही रहेंगे, फिर से 3 प्लस 2 बराबर 2/5। ये आपके XP की वैल्यू और XQ की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपके पास P भी दे रहा है, Q के दोनों के वाष्प दाब दे रहा है, तो आप वैल्यू इसमें रख दीजिए। देखिए कितना आएगा आंसर, यहां पर Q का आपका ये दे रहा है 60, तो आपने रख दिया PT इक्वल टू 60 इंटू XQ की वैल्यू आपकी है 2/5 प्लस इसमें आपका दे रहा है आपका 80 इंटू ये आपका दे रहा है आपका कितना, 2/5 इसका था, और ये इसका दे रहा है P का 3/5, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 पंचे 60, ये आ गया, और 12 दूना हो जाएगा ये 24, प्लस ये आपका कटेगा जा करके, यहां से काटिए, 5 गनी 5, 3 बचा, 5 छका 30, हो जाएगा 16 तिया 48, 8 और 4 12, 5 2 7, 72 mm आया। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कहीं 72 है क्या, हाँ है, आपका ये वाला आंसर क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या इसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो जब भी आपका 94% W/V दिए हो, तब की कंडीशन में आपको क्या लिखना है, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml आयतन में 94 ग्राम विलेय H2SO4 उपस्थित है। तब सबसे पहले आप लोग विलयन का आयतन दे रहा है, विलयन का द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, और विलयन के द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका द्रव्यमान हो गया, ये घनत्व हो गया, ये आयतन हो गया, तो यहाँ पर Im बराबर हो जाएगा D इंटू V, ये हो जाएगा आपका D दिए हुए कितना 1.84, और V आपको अभी बताया 100 ml दिया हुआ है, ये हो गया आपका 100 ml, कैलकुलेट करोगे 184 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। अब जब विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया तो आपके पास फार्मूला हुआ करता है क्या निकालने के लिए, मोलरता। मोलरता निकालने का फार्मूला होता है Im इक्वल टू W/N इंटू कैपिटल W। कैपिटल W यहाँ पर विलायक का भार होता है, आपके पास यहाँ विलयन का भार है, विलायक का भार नहीं है। अब विलायक के भार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका विलयन का भार है उसमें से आपको विलेय का भार घटा दोगे तो आपको विलायक का निकल आएगा। तब आप क्या करोगे, W निकालने के लिए आपको 184 माइनस कितना दे रहा है ये 94, ये आपका आ जाएगा जाकर के 90, कितना हो जाएगा 90 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राम में ना लेकर किलोग्राम में लिया जाता है इसका भार, तब आपको क्या करने पड़ेगा, इसको
किलोग्राम में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.090 kg। अब सभी वैल्यू आपके पास हैं तो ये रखोगे, यहाँ पर स्मॉल w आपके पास हो गया 0.090 अपॉन m का मान आपके पास नहीं है तो निकालोगे। H2SO4 का 98 हुआ करता है इंटू कैपिटल W अभी आपका आया हुआ है तो इसमें स्मॉल w आपका दिया था 94 और ये आपका m हो गया 98, कैपिटल W आपने निकाला 0.090। तब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10.65 मोलर आएगा। इस टाइप से ये वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर समझ लीजिए यहाँ पर 94% W/V दे रहा है, इसका मतलब ये होगा 100 ml आयतन में 94 ग्राम विलेय H2SO4 उपस्थित है। तो अब 100 ml विलेय का आयतन हो गया और ये आपका विलेय का आपका भार हो गया। तब आपको निकालना पड़ेगा विलेय का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। विलेय के द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तब ये आपका घनत्व दे रहा था 1.84 गुणे और V आपका दे रहा है 100। इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 184 ग्राम आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर विलायक का रखना होता है, विलायक के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो आपने विलेय का निकाला विलेय में से विलेय का घटा दोगे तो आपके पास विलायक का आएगा ग्राम में। इसको आप चेंज करो किलोग्राम में तब आपके पास हो जाएगा 0.090। अब आप ये वैल्यू मोलरता की निकाल के W/M इंटू कैपिटल W इक्वल टू 94 दे रहा था और ये आपका M दे रहा है 98, H2SO4 है, निकालोगे तो 98 आ जाएगा और कैपिटल W आपका हो जाएगा जो आपने निकाला होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा लगभग 10.67। ये आपका ये वाला हो गया, ये आपको 2011 में आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 72 ग्राम जल दे रहा है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रहा है। देख लीजिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों के ही मोल प्रभाव निकालना है। पहले आप निकालोगे H2O। अभी इससे पहले हमने फार्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखना होता है और जिसको आपने दोनों का नीचे रखना होता है। तब XH2O इक्वल टू हो जाएगा NH2O अपॉन NH2O प्लस कैपिटल N C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब आयन आपके पास दिया नहीं, क्या दिया है, ग्राम दिया है, W दिया है। तो आयन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आयन इक्वल टू हो जाएगा 72/18, यानी कि भार बटे अणुभार लगाओगे तो ये हो जाएगा 18×6 को 72, 18 को 72 हो गया। ऐसे ही आपको इसका भी आप निकाल लीजिए, किसका, एथिल अल्कोहल का। जब एथिल अल्कोहल का निकालोगे तो कैपिटल आयन निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा 92 बटे और इसका एथिल अल्कोहल का होता है 46, 46×92। ये आयन आ गया, कैपिटल आयन आ गया, दोनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये हो जाएगा जा करके 4/4 + 2, ये हो जाएगा 4/6। ऐसे ही आपको दूसरे वाले को निकालना है तो ये आपका हो जाएगा C2H5OH। इसका निकालने के लिए आप इसको आप ऊपर कर दो तो 2/4 + 2 आ जाएगा तो 2/6। इस प्रकार से आप इसको निकालोगे। तो कोई भी वैल्यू आपको दे, कोई भी मिश्रण दे, आपको ग्राम में दे तो पहले मोल निकालोगे, अगर ग्राम में नहीं दिया होगा आपके सीधे सीधे मोल में दे रहा तो सीधे सीधे मोल रख दोगे। इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। अब वाष्प दाब न्यूनतम के लिए सीधे सीधे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो हमने कल वांट ऑफ फैक्टर वाला, वांट ऑफ गुणांक वाला एक फार्मूला कराया हुआ था, उसी से संबंधित है।
आपको इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, केवल थोड़ा से आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब आपका इनवर्स हुआ करता है आई के वांछाप गुणांक के। जिसका वांछाप गुणांक सबसे ज्यादा उसका वाष्प दाब सबसे कम, और जिसका वांछाप गुणांक सबसे कम उसका वाष्प दाब सबसे अधिक। तो आप देख लीजिए, आपको साधारण तरीके से निकालना कल हमने बताया था। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑर्गेनिक होगा उसका वांछाप गुणांक हमेशा 1 हुआ करता है। और बस ये दोनों आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप में होते हैं। इनको आप बताओगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो BaCl2, इसके लिए निकालने के लिए हमने बताया था कल BaCl2, अगर ये टूटेगा ये आपका बनाएगा Ba++ और 2Cl-, 2 आयन ये एक ये, दोनों कैलकुलेट करो क्या आएगा किसका, 3। ऐसे NaCl को हमने कल तोड़ के बताया हुआ था, NaCl आपका टूटेगा Na+ और Cl-, 1 और 1 कितना हो गया, 2। देख लीजिए, इसका आपका वाष्प दाब, इसका I सबसे अधिक है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये होगा। ठीक है बेटा, तो आज लगभग 5 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं और आपको इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास सीट है हमारी उसको सॉल्व करिएगा, जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन हो। और जो भी क्वेश्चन ना बने आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके, जैसे भी आपकी अच्छी सुविधा लगे उसी के आधार पर आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यही रहे, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अभी और